हाय गाइस, मैं हूँ इस समय टाटा कर्व के अंदर एंड ये गाड़ी मैं पिछले 6-7 दिनों से चला रहा हूँ। तो जो लोग इस गाड़ी का प्रॉपर रिव्यू देखना चाहते हैं, वो कॉर्नर में या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। अभी इस गाड़ी से रिलेटेड कुछ लोगों के सवाल थे मेरे पास इंस्टाग्राम के ऊपर, तो इस वीडियो में मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड लेट्स बिगिन। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपका किसी भी गाड़ी को लेकर कोई भी सवाल है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @spareWheelOfficial, जहाँ पर मैं यूजुअली 3 to 5 बिजनेस डेज के अंदर प्रॉपर डिटेल वाला आपको जवाब दे दूंगा। एंड आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछने को कहा था, लेकिन आपके सवाल ना टॉपिक्स के जैसे हैं। ये क्वेश्चन कम लग रहे हैं, टॉपिक ज्यादा लग रहे हैं। एक एक करके सबकी बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है टाटा कर्व वर्सेस क्रेटा। तो यहाँ पर ना मैं आपको 4 पैरामीटर दूँगा सोचने के लिए, जिनके ऊपर आपको डिसाइड करना चाहिए। पहला पैरामीटर है बजट। कर्व वर्सेस क्रेटा के अंदर जो लोअर बजट वाले वेरिएंट्स हैं ना, जो मिड वेरिएंट्स आ जाते हैं, जैसे जो 15-16 लाख तक के वेरिएंट्स हैं, वहाँ पर आपको कर्व के अंदर बेटर वैल्यू मिलेगी। कर्व के अंदर लोअर वेरिएंट्स के अंदर ज़्यादा फीचर मिलेंगे आपको क्रेटा के मुकाबले, पहला पॉइंट। इसके अलावा अगर आप हायर बजट में ले रहे हो, तो आपको मैं अलग से 3 पैरामीटर और देता हूँ सोचने के लिए। दूसरा पैरामीटर आ जाता है इसका स्पेस। फ्रंट सीट के ऊपर दोनों गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। इनफैक्ट आपको कर्व थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होगी अपनी राइड क्वालिटी और अपनी सीट क्वालिटी की वजह से। लेकिन जो रेयर सीट है ना, वो क्रेटा की थोड़ी-सी ज़्यादा स्पेशियस है। अगर आप गाड़ी में हमेशा 5 लोग बैठते हो, तो क्रेटा ले लो। लेकिन आप कभी 2 लोग बैठ रहे हो, कभी 3 बैठ रहे हो, कभी 4 बैठ रहे हो और 5 कभी-कभी बैठ रहे हो, तो आप कर्व को कंसीडर कर सकते हो। अगर मैं रियलिस्टिक बात करूँ, तो पिछली सीट का जो लेग रूम है, वो क्रेटा का थोड़ा-सा ज़्यादा है और जो हेड रूम है, वो भी क्रेटा का थोड़ा-सा ज़्यादा है। विड्थ वाइज़ आपको कर्व के अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन लेग रूम और हेड रूम थोड़ा-सा आपको कम महसूस होगा। तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है या हमेशा 5 ही लोग गाड़ी में बैठते हैं, तो आप क्रेटा को चूज़ कर सकते हो। तीसरा एस्पेक्ट आ जाता है ब्रांड वैल्यू वर्सेस प्रोडक्ट इमेज। देखिए, ब्रांड वैल्यू वाइज़ डेफिनिटली hyundai टाटा से थोड़ा-सा ऊपर बैठता है एंड लोगों को hyundai की गाड़ी पे थोड़ा-सा ज़्यादा भरोसा होता है रिलायबिलिटी वाइज़ एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट वाइज़ बात करूँ, तो बाकी सारे प्रोडक्ट सेगमेंट के देखने में एक जैसे हैं एंड टाटा कर्व काफ़ी यूनिक लगता है। एंड यूनिक के साथ-साथ काफ़ी आई कैची प्रोडक्ट है ये। इस गाड़ी को हर बंदा पलट के देखता है कि ये क्या नई ज़बरदस्त चीज़ आई है। तो अगर आपको ब्रांड वैल्यू चाहिए, तो आप देखो, फिर आप Hyundai को ही ज़्यादा प्रेफ़र दोगे। लेकिन अगर आपको एक यूनिक प्रोडक्ट चाहिए, जो मार्केट में और किसी के पास भी नहीं है एज़ ऑफ नाउ, आईसी वेरिएंट्स में खासकर, तो आप कर्व को चूज़ कर सकते हो। बसॉल्ट एक ऑप्शन है, लेकिन बसॉल्ट को मैं इसके बराबर नहीं रखता, बिकॉज़ बसॉल्ट का फीचर सेट भी कमज़ोर है और बसॉल्ट के वेरिएंट्स भी ना बड़े इलॉजिकली प्राइस किए हुए हैं। प्लस बसॉल्ट की लुक्स मुझे ज़्यादा ख़ास नहीं लगती, जैसा मैंने रिव्यू के अंदर बताया आपने। तो दैट्स योर ऑप्शन। एंड चौथा पैरामीटर जहाँ पर मैं कर्व वर्सेस क्रेटा में कर्व को ब्लाइंडली पिक करूँगा, वो है गाड़ी की सेफ्टी। 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, तो आपको ज़्यादा ना अपने परिवार की सेफ्टी के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस गाड़ी के अंदर। अब अगर इन चारों पॉइंट्स को मैं समराइज़ करूँ, तो पिछली सीट पे स्पेस थोड़ा-सा कम है, लेकिन कम बजट में आपको ज़्यादा फीचर मिलते हैं। मार्केट के अंदर प्रोडक्ट इस समय यूनिक है, सब लोग इसको पलट के देखते हैं। एंड लास्ट, गाड़ी की सेफ्टी। 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, तो यहाँ पर कर्व एक मेरी तरफ से विनर निकल के आती है। क्रेटा को उन लोग लेंगे जिनको पिछली सीट के ऊपर ज़्यादा स्पेस हमेशा चाहिए एंड दूसरा उनको ब्रांड वैल्यू चाहिए Hyundai की। क्योंकि एज़ ऑफ नाउ इंजन ऑप्शंस भी दोनों गाड़ियों के एक जैसे हैं। अगर आप इंटरनेट के ऊपर दोनों का कंपैरिज़न देखोगे, तो सिर्फ क्रेटा का 1.5 टर्बो जो आता है, वो इससे फास्ट है। अदरवाइज़ जो डीज़ल इंजन है, वो भी परफॉर्मेंस आस-पास है। जो पेट्रोल इंजन है रेगुलर, वो भी परफॉर्मेंस आस-पास है। तो इंजन वाइज़ गाड़ियाँ एक जैसी हैं। रिलायबिलिटी वाइज़ हम सबको पता है कि टाटा के जो डीज़ल इंजन्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है और पेट्रोल इंजन ने टाटा ने जो नया निकाला है, वो पहले के मुकाबले मच इम्प्रूव्ड है। तो ओवरऑल रिलायबिलिटी पहले के मुकाबले अच्छी ही रहने वाली है। तो दैट्स क्रेटा वर्सेस कर्व फॉर यू। अगला सवाल है हमारे पास, ये गाड़ी है ग्रैंड विटारा। ओके, कर्व वर्सेस ग्रैंड विटारा इज आल्सो अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्वियसली सेगमेंट के अंदर सभी गाड़ी से लोग उसको कंपेयर करेंगे। मेरे को नहीं लगता, पहली बात तो मारुति का बायर टाटा वाली गाड़ी के साथ कंफ्यूज होगा। ऑलरेडी वो मारुति का बायर होता है ना, वो बिल्कुल स्पेसिफिक मारुति का बायर होता है। क्यों? क्योंकि मारुति में ना उसको क्वालिटी मिल रही है, ना उसको फीचर्स मिल रहे हैं, तभी वो मारुति ले रहा है ना इतना पहले से। तो वो मारुति का बायर एक अलग से बना हुआ है। ओके, जो पॉइंट्स मैंने क्रेटा के बारे में बताए, मतलब उसके टाइम पर बताए, सेम टू सेम पॉइंट्स यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ऐसे ही वैलिड हो जाते हैं। ब्रांड वैल्यू लोगों को मारुति की थोड़ी-सी ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसकी रीसेल थोड़ी आपको अच्छी मिल जाती है, तो लोग उसको वहाँ पर पिक करेंगे। दूसरी चीज़ है स्पेस, उस गाड़ी की भी पिछली सीट की स्पेस इसके मुकाबले थोड़ी-सी अच्छी है। बाय द वे, मैं ना बहुत पीछे होके बैठा हूँ, मेरी जो ड्राइविंग पोज़ीशन है ना, मैं उससे काफ़ी पीछे हूँ। अगर मैं आगे होता हूँ ना, थोड़ा-सा मैं कर ही देता हूँ इसको आगे। सो दिस इज़ माय ड्राइविंग पोज़ीशन राइट नाउ, जिसमें बैठा हूँ, ये टॉप मॉडल है। तो ये है मेरी ड्राइविंग पोज़ीशन। मैं बहुत पीछे होके बैठ रखा हूँ आपको वीडियो बनाने के लिए, एंड अभी भी स्टीयरिंग के मुकाबले अच्छी खासी स्पेस है मेरे पास, राइट? तो इसको आप ऐसे जज मत करना वीडियो में देखकर।
आप प्रॉपर वीडियो देखो, उसका रिव्यू देखो, तब आपको पता चल जाएगा। अभी मैं बहुत पीछे होके बैठा हूँ ताकि व्यू अच्छा सा मुझे मिल जाए। तो स्पेस इसका थोड़ा-सा प्रीमियम है, उसके अंदर आपको स्पेस थोड़ा-सा डिसेंट मिलने वाला है। उसके अलावा जो ओवरऑल प्रैक्टिकैलिटी है इस गाड़ी की और उस गाड़ी के आस-पास, मैं क्यों कहूँगा अभी, बूट स्पेस भी इस गाड़ी का लार्जेस्ट है। अगर आप बूट स्पेस के हिसाब से देखोगे ना, तो ग्रैंड विटारा का बूट स्पेस सेगमेंट में सबसे कम है, 373 लीटर्स है रेगुलर में। सीएनजी और ईवी के अंदर तो वो और भी घट जाता है, राइट? अभी हम इसके आईसी वेरिएंट में बैठे हुए हैं, इसमें 500 लीटर का बूट स्पेस है। कर्व के ईवी में कितना बूट स्पेस है, आई हैव नो आइडिया, तो उसको अभी मैं पिक्चर में नहीं लेके आऊँगा, ठीक है? बट आई टोटली फील लाइक कर्व के ईवी का बूट स्पेस भी उससे ज़्यादा निकलने वाला है। हम इंजन वाली गाड़ियों को कंपेयर करते हैं, तो अगर इस गाड़ी का यहाँ पर पिछला स्पेस थोड़ा-सा प्रीमियम है, तो आपको उसके बदले में बूट स्पेस ज़्यादा मिल रहा है, और इसका बूट स्पेस क्रेटा बाकी सेगमेंट मतलब हर चीज़ से ज़्यादा ही है, तो इट हैज़ द लार्जेस्ट बूट स्पेस। तो अगर आप लॉजिकली सोचो तो प्रैक्टिकैलिटी दोनों की अपनी-अपनी जगह पर है। उस गाड़ी के अंदर बंदे बिठाना ज़्यादा आसान है, लेकिन सामान कैरी करना मुश्किल है। इस गाड़ी के अंदर जितने भी बंदे बैठेंगे ना, उनका सामान डिग्गी के अंदर आ ही जाएगा, ये पक्की बात है, श्योर शॉट है। ओवरऑल कर्व आपको थोड़ी-सी प्रीमियम महसूस होती है, ग्रैंड विटारा आपको थोड़ी-सी बेसिक महसूस होती है। एंड सेफ्टी वाइज़ हम मारुति के ऊपर भरोसा कितना करते हैं, हम सबको पता है, लेकिन इसकी सेफ्टी हम इट इज़ मतलब लाइक वेरी गुड। राइड क्वालिटी वाइज़ ग्रैंड विटारा की राइड क्वालिटी मुझे ऑलरेडी क्रेटा से अच्छी लगती है। तो इसकी राइड क्वालिटी सेगमेंट के अंदर बेस्ट मैंने बोली है अपने रिव्यू के अंदर, और वो मुझे लिटरली बेस्ट महसूस हुई भी है। हाँ, इसके कंपैरिजन में राइड क्वालिटी वाइज़ जो गाड़ियाँ इसके पास आएँगी वो होगी कुशाक और टाइगुन, बिकॉज़ वो भी गाड़ियाँ स्टेबल और थोड़ी-सी भारी महसूस होती हैं। तो उनको मैं राइड क्वालिटी वाइज़ इसमें कंपेयर करूँगा, बाकी जितनी भी सेगमेंट में गाड़ियाँ हैं उनकी राइड क्वालिटी इससे पीछे ही है। इवन एलिवेट की राइड क्वालिटी भी मुझे इससे थोड़ा-सा इंफीरियर महसूस हुई जब मैंने चला के देखा था उसको। तो दैट्स योर आंसर। अ ग्रैंड विटारा कब लो, जब आपको उसकी रीसेल वैल्यू चाहिए और आपको थोड़ा-सा स्पेस वाइज़ गाड़ी बेटर चाहिए, और अगर आप एक मतलब बोरिंग इंटीरियर के साथ रह सकते हो, तो यू कैन डेफिनिटली गो फॉर ग्रैंड विटारा। कर्व मैं उस बंदे को बोलूँगा जिसको थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल वाला प्रोडक्ट चाहिए, प्रीमियम इंटीरियर, प्रीमियम फीचर्स, राइट? अच्छी राइड क्वालिटी, सेफ्टी, गो फॉर कर्व। तीसरा सवाल है, ये मैंने ना लिख लिया अपने पेपर के अंदर, लेकिन ना ये सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कैसे कंपेयर होगा हमारी कर्व के साथ, क्योंकि एक सवाल मुझे इसी की रील के ऊपर आया था, कर्व की रील पे, ग्रैंड विटारा वर्सेस एलिवेट। तो ये टाटा कर्व से कैसे कंपेयर होता है ये तो मुझे नहीं पता, बट ग्रैंड विटारा वर्सेस एलिवेट की बात कर लेते हैं। पर्सनली इन दोनों गाड़ियों में अगर मुझे पेट्रोल वेरिएंट में चुनना है तो आई विल पिक एलिवेट एनी गिवन डे। चाहे ग्रैंड विटारा में एक आधा फीचर कोई एक्स्ट्रा हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे मैं ना फीचर ओरिएंटेड पर्सन नहीं हूँ। अगर आप मुझसे पूछोगे ना राइट नाउ इस गाड़ी में क्या-क्या फीचर है, मुझे याद ही नहीं होगा। जो-जो मैंने यूज़ किया है वो मुझे ध्यान है, और जो-जो मैं यूज़ करता हूँ ना वो ऑलमोस्ट हर गाड़ी के अंदर मिल ही जाता है मुझे। तो मैं ज़्यादा फीचर लविंग पर्सन नहीं हूँ। मैं देखता हूँ गाड़ी को उसके ना डायनामिक्स के ऊपर, एंड पर्सनली आई फील लाइक कि डायनामिक्स वैसे ग्रैंड विटारा के बुरे नहीं है, बट आई फील कि एलिवेट थोड़ी-सी मुझे बेटर महसूस हुई। उसकी जो ओवरऑल लुक है ना, वो आपको थोड़ी-सी एक एसयूवी मतलब अंदर लुक मिलती है एलिवेट के अंदर। दूसरा एलिवेट का जो बाहर के जो एस्थेटिक्स है, वो भी थोड़े ज़्यादा एसयूवीश लगते हैं। इंजन वाइज़ उसमें पेट्रोल इंजन हमको पता ही है, होंडा का पेट्रोल इंजन इज़ लाइक टॉप प्लेयर, ठीक है? तो आपको बेस्ट इंजन भी मिलता जा रहा है, आपको बेस्ट गियर बॉक्स भी मिल जाएगा एलिवेट के अंदर, ठीक है? एलिवेट का बूट स्पेस भी आई थिंक जब आई थी तो सबसे ज़्यादा था सेगमेंट का, 458 लीटर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ग्रैंड विटारा का बूट स्पेस भी कम है। देन इट इज़ अ होंडा एंड इट इज़ अ सुजुकी, ठीक है? दोनों जापानीज़ प्लेयर हैं, लेकिन आई स्टिल फील लाइक होंडा इज़ स्लाइटली अबव। तो यहाँ पर मेरा पिक ग्रैंड विटारा और एलिवेट के अंदर एलिवेट ही रहेगा। अगर आप हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हो, हाइब्रिड से पहले सीएनजी की बात कर लेते हैं। सीएनजी अगर आपने लेना है तो ग्रैंड विटारा खरीदना, मतलब एलिवेट का तो मैं थिंक सीएनजी है ही नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रैंड विटारा वर्सेस हाई राइडर। अगर आप सीएनजी लेना चाह रहे हो तो आप ग्रैंड विटारा लो, अगर आप हाइब्रिड का सोच रहे हो तो आप हाई राइडर पे चले जाना। बिकॉज़ हाइब्रिड वाला जो इंजन है वो भी टोयोटा का है, एंड देन जब आप 20-22 लाख पैसा खर्च रहे हो ना किसी भी गाड़ी के ऊपर, और आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको सेम गाड़ी को एक सस्ते ब्रांड से खरीदो और सेम गाड़ी को एक महंगे ब्रांड से खरीदो, तो गो फॉर टोयोटा। महंगा ब्रांड से लो, वहाँ पर कम लोग मिलेंगे आपको अंदर जब आप सर्विस कराने जाओगे। मारुति में जब आप सर्विस कराने जाते हो ना, तो भीड़ ऐसी होती है ना, बंदे पे बंदा चढ़ा होता है। इवन नेक्सा का भी यही हाल है। नेक्सा कोई बहुत ज़्यादा बेटर नहीं हो रहा अरीना से। तो अगर आप हाइब्रिड ले रहे हो, गो फॉर टोयोटा। अगर आप रेगुलर पेट्रोल ले रहे हो, ग्रैंड विटारा ले सकते हो, लेकिन मेरे को लगता है बेटर ऑप्शन एलिवेट है हमारे पास। इससे अगला सवाल हमारे पास है, कर्व वर्सेस नेक्सॉन, एंड ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टफ है या नहीं वो भी सोचते हैं हम थोड़ा सा। देखो, पहली बात तो ये ना सवाल उसी बंदे को आएगा जो टाटा के उसमें ही रहना चाहता है, इकोसिस्टम में, कि भाई गाड़ियाँ सेफ हैं और गाड़ियाँ बजट फ्रेंडली हैं, तो मैं इसके ऊपर ही जाऊंगा। बिकॉज सेफ्टी के अंदर मेरे पास कुशाक और टाइगुन का ऑप्शन भी है, लेकिन देन वो लोगों को बजट फ्रेंडली नहीं लगता। थिंक अबाउट इट। तो यहाँ पर नेक्सॉन आप लो अगर आपको पिछली सीट की स्पेस चाहिए, बिकॉज नेक्सॉन में हेडरूम थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होता है। एंड दूसरी चीज़, नेक्सॉन आप तब लो जब आपको सिमिलर सा फीचर सेट चाहिए लेकिन थोड़ा कम बजट में चाहिए। कर्व पे आप कब जाना चाहिए आपको, जब आपको गाड़ी लिटरली स्टाइलिश चाहिए।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको गाड़ी का स्टाइल मार जाता है, बहुत सारी जनता ऐसी होती है जो कहती है कि गाड़ी इज अबाउट प्रैक्टिकलिटी, गाड़ी एक मेरे लिए टूल है। तो अगर आप गाड़ी को एज अ टूल, एज अ प्रैक्टिकलिटी डिवाइस देखते हो, गो फॉर नेक्सॉन, अपना पैसा बचा लो, कर्व पे पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको एक लाइफस्टाइल व्हीकल वाली बात चाहिए गाड़ी के अंदर कि इट शुड बी यूनिक एंड शुड बी लाइक आई कैन स्पेंड मनी, कि मेरे को कुछ यूनिक आइटम मिल जाए मार्केट के अंदर, है ना, तो आप कर्व ले सकते हो। एंड आप सिर्फ इसकी यूनिकनेस पे पैसा नहीं खर्च रहे हो, आपको नेक्सॉन के ऊपर कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। उन बेनिफिट्स की बात कर लेता हूँ। नेक्सॉन का मैंने आपको बेनिफिट बता दिया, आपको ज्यादा हेडरूम मिलता है, दैट्स इट, और एक बजट फ्रेंडलीनेस है उसकी। अगर आप कर्व पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हो, नंबर वन, आपको पहली बात तो ये इंटीरियर का आप कलर देख रहे हो, थोड़ा सा ये आइटम यूनिक है। नंबर टू, आपको इसके अंदर लार्जेस्ट बूट स्पेस मिल जाता है सेगमेंट का, यानी अगर ये नेक्सॉन से बड़ी है तो इसके अंदर इसका बूट स्पेस एक्स्ट्रा आपको मिलता है 500 लीटर का, मैसिव बूट स्पेस है वो। आगे मेरी हैरियर खड़ी हुई है, अभी आप देख सकते हो मैं पार्किंग में खड़ा हूँ, आगे हैरियर खड़ी है और हैरियर से बड़ा बूट स्पेस कंपनी इसका क्लेम करती है। तीसरी चीज, इस गाड़ी की राइड क्वालिटी नेक्सॉन के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा स्टेबल है, तो आपको स्टेबिलिटी भी मिल जाती है। चौथी चीज, इसका जो हाइपरियन इंजन है जीडीआई वाला, आई डोंट थिंक वो भी नेक्सॉन में आया है, तो वो एक यूनिक आइटम है इस गाड़ी के साथ में। प्लस आपको वो डीसीए के साथ मिल जाता है, उसकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, डीसीए ट्रांसमिशन की भी। तो मेरे को लगता है इफ यू कैन स्पेंड मनी एंड इफ यू वांट टू स्टे इनसाइड द टाटा बबल, गो फॉर कर्व। ये है, वर्थ है गाड़ी। जब मैं इसको जैसे चला रहा हूँ ना कुछ दिनों से, जब मैं पहली बार बैठा था ना इस गाड़ी के अंदर, तो मुझे इंस्टेंटली फील हुआ था कि यार गाड़ी ना थोड़ी सी स्पेस ज्यादा होनी चाहिए। उसका रीजन क्या है, मेरी जो दोनों गाड़ियां हैं ना, जो हैरियर है और जो पहले मेरे पे इंडिका थी, ये दोनों गाड़ियां बहुत ज्यादा स्पेशियस महसूस होती है। लेकिन जब मैं इसको मल्टीपल टाइम चलाया, और मैंने स्टार्टिंग में बताया वीडियो कि मैं इसको 5-7 दिन से चला रहा हूँ ना, अब मुझे स्पेस वाली वो चीज फील नहीं होती, क्योंकि स्पेस गाड़ी में इनफ है। इनफैक्ट 4 बंदे बहुत आराम से बैठ जाते हैं, 5वें बंदे के लिए यस कभी कभी होता है। तो मेरे को नहीं लगता कि हर बंदे के लिए स्पेस उस तरह की प्रायोरिटी रखता है। एक बात मुझे अभी याद आई है राइट नाउ बात करते करते, जो मैं रिव्यू में बोलना चाहता था पर मुझे लिटरली उस टाइम पर भूल गया, मुझे अब याद आ रहा है वो, कि मैंने रिव्यू में वो बात नहीं करी। अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर मैंने पुरानी वर्ना को बहुत क्रिटिसाइज किया है स्पेस को लेकर, सेडान के अंदर। उसके अलावा जो 2 गाड़ियां और हैं जिनमें स्पेस कम है, वो है शेवरोले क्रूज, पिछली सीट पे स्पेस ही नहीं है, एंड फॉक्सवैगन की पोलो, उसकी भी पिछली सीट पे ज्यादा स्पेस नहीं है। उन तीनों गाड़ियों के मुकाबले, मतलब वो अगर आप अपने अपने सेगमेंट में देखो ना कि जिस सेगमेंट की वो कार्स है और वो कितना स्पेस आपको प्रोवाइड कर रही है, उसके मुकाबले टाटा कर्व का स्पेस सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर मैं इसको पुरानी वर्ना से कंपेयर करूं, और वर्ना के अंदर भी 5-5 लोग 6-6 लोग बैठ ही जाते हैं, तो आपको कर्व के अंदर ज्यादा इजी ही महसूस होने वाला है। ये कम कब लगता है, जब आप इसको बाकी सेगमेंट से कंपेयर करते हो कि यस यहाँ पे थोड़े से ज्यादा स्पेस वाले ऑप्शन मौजूद है, तो दिस इज नॉट बैड, अदर कार्स आर एक्चुअली गुड। इससे अगला क्वेश्चन मेरे पास है, पर्सनल क्वेश्चन, अगेन नॉट रिलेटेड टू टाटा कर्व। डिड यू नॉट सेल योर विस्टा? ओके, सो जब मैंने रील डाली थी उसके अंदर इंडिका विस्टा भी खड़ी हुई थी। एक्चुअली सीन क्या है कि इंडिका विस्टा हम किसी को दे चुके हैं, बट उनके पास ना अभी ये गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। तो वो मेरे पापा के फ्रेंड है, और वो कहते हैं कि अभी थोड़े दिन तक, जब तक मेरे पास जगह का इंतजाम हो जाए, आप गाड़ी अपने घर में खड़ी कर लो। और ये सब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि हमने इंडिका बेच भी दी और तब भी हम उसको यूज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा एक सवाल है कि क्या इसके ब्लैक पियानो जो बाहर है उस पर स्क्रैचेस पड़ते हैं कि नहीं पड़ते, तो हाँ स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। एंड जो भी बंदा कर्व या ऐसी कोई भी गाड़ी ले रहा है जिसकी जो क्लैडिंग है बाहर वो ब्लैक पियानो है, आई विल रेकमेंड कि इसके ऊपर ना आप लेते ही जो सेल्फ हीलिंग वाला पीपीएफ है ना वो करवा लो, सिर्फ क्लैडिंग पे करवा लो, वो टोटली वर्थ होने वाला है। बिकॉज क्लैडिंग ना, जैसे मेरी जो हैरियर है इसकी क्लैडिंग है वो ग्रे वाला जो प्लास्टिक होता है ना, जो ब्लैक होता है ओवर द टाइम ग्रे हो जाता है, रफ डल सा प्लास्टिक, उसका ना उसको साफ कर करके मजा नहीं आता, वो गाड़ी का ना लुक खराब करता है, मतलब एज होने के बाद। इसका जो ब्लैक प्लास्टिक है ना, पियानो ब्लैक, ये एज के बाद भी गाड़ी की लुक को बरकरार रखेगा। लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए आप अगर सेल्फ हीलिंग वाला पीपीएफ करवा लो तो बहुत अच्छी बात है। आप पीपीएफ नहीं भी करवाना चाहते तो भी ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी लेकर निकले रोड पर उस पर स्क्रैचेस पड़ गए। ओवर द टाइम 5-6-7 साल के बाद उसकी एज आनी शुरू हो जाएगी, तब आपको वो फील होगा, अभी के लिए वो बहुत दूर है। लेकिन मैं बस आपको एक फ्यूचर प्लानिंग बता रहा हूँ कि इन केस यू वांट टू प्रोटेक्ट इट, यू कैन डू पीपीएफ और यू कैन डू बेसिक लैमिनेशन, क्योंकि वो ब्लैक पार्ट है। अगर लैमिनेशन ओवर द टाइम आपकी येलो भी हो जाएगी ना, तो ब्लैक और येलो मिक्स होकर ना हल्का सा ये ब्राउन शेड मारना शुरू कर देगा, और वो गोल्डन ब्राउन सा, मतलब डार्क गोल्डन ब्राउन शेड आएगा उसका, एकदम से ब्लैक भी नहीं आता, राइट। ये वैसे मैं ऑफ टॉपिक चला गया, मेरा काम लैमिनेशन है, पीपीएफ समझाने का नहीं है। यस स्क्रैचेस आते हैं लेकिन यू कैन इजीली प्रोटेक्ट देम। इसके बाद किसी ने पूछा कैबिन नॉइस कितना है, तो कैबिन नॉइस गाड़ी का सच बता रहा हूँ बहुत कम है। जो शीशे हैं ना, आपको शीशों से थोड़ी सी आवाज आती है, मतलब बाहर से, अदरवाइज कैबिन नॉइस गाड़ी का बहुत ही शानदार है, आपको लिटरली अंदर बैठ के प्रीमियम फील होगा। इंजन वाइब्रेशन का किसी ने सवाल पूछा है, तो राइट नाउ जो गाड़ी मेरे पास आ रखी है, दिस इज द न्यू 1.2 टर्बो पेट्रोल हाइपरियन जीडीआई जिसका नाम है, राइट। एंड ये जो नया वाला टाटा का इंजन है जीडीआई, तो सच बता रहा हूँ, अभी आप मानो ना मानो, इट इज अप टू यू। मैंने ये वीडियो के अंदर बात भी करी है, और मैंने ये ना
एक हैरियर के पर्सपेक्टिव से कर्व का एक वीडियो किया था, उसके अंदर भी मैंने बात करी है। इस गाड़ी की वाइब्रेशंस लिटरली ज़ीरो महसूस होती हैं आपको, ज़ीरो। आपको कुछ नहीं पता चलता वाइब्रेशन कब है, कहाँ पे है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप 3 सिलेंडर इंजन चला रहे हो, इट इज़ दैट गुड। दूसरी चीज़, मैंने वीडियो में ये तक कहा है कि इसकी वाइब्रेशन आपको फोक्सवैगन वर्टस से थोड़ी-सी बेटर महसूस होगी। तो यस, लोग लड़ेंगे, लड़ते रहो, कोई बात नहीं, गो फॉर इट। लेकिन जो चीज़ कंपनी अच्छा कर रही है, वो कर रही है। अगर मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ कि पीछे जगह कम है, तो मैं बताऊँगा भाई इंजन इसका वाइब्रेशन नहीं करता। हाँ, जितने भी हमने वीडियोज़ देखे हैं और मैंने खुद भी डाला है वो इंजन का वीडियो, जब बोनट खोल के इंजन हिल रहा होता है, तो 3 सिलेंडर इंजन है, वो वाइब्रेशन करेगा, ये उसके कैरेक्टर में है। वाइब्रेशन अंदर क्यों नहीं आ रही? बिकॉज़ इंजन आपका माउंटिंग के साथ कनेक्टेड होता है चैसी पे। चैसी और इंजन के बीच में माउंटिंग होती है। तो फिलहाल एज़ ऑफ नाउ जो माउंटिंग टाटा मोटर्स यूज़ कर रहा है, इट इज़ वेरी गुड। एंड सेकंड चीज़, BS6 फेज़ 2 आने के बाद टाटा के पेट्रोल इंजन की वाइब्रेशन ऑलरेडी कम हो चुकी है। एंड तीसरा, ये रेवोट्रॉन इंजन नहीं है, ये GDI इंजन है, तो GDI होने की वजह से इसकी वाइब्रेशन थोड़ी और घटी है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस के बाद ना, इस गाड़ी को जो मैं चलाता हूँ ना, इट हैज़ ज़ीरो वाइब्रेशंस। एंड एट टाइम्स मेरी हैरियर भी सामने खड़ी हुई है, कभी-कभी किसी-किसी पॉइंट के ऊपर मुझे लगता है कि उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा है हैरियर की। तो इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी स्मूथ। और हैरियर को पर्सनली मैं कहूँगा, जैसी वो गाड़ी है ना, मुझे उसकी वाइब्रेशन से ज़ीरो प्रॉब्लम है। इट इज़ नॉट कि मेरी गाड़ी है तो मैं अच्छा बोल रहा हूँ उसको, ठीक है? लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, इस टाइम पे यहाँ पे 3 टाटा की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मेरी तीनों गाड़ियाँ वाइब्रेशन नहीं करती हैं। जिन लोगों की करती हैं, भाई साहब चेक करा के आओ, या जिनकी गाड़ियाँ बहुत पुरानी हो चुकी है और वाइब्रेशन कर रही है, इंजन माउंटिंग चेंज करवा लो। गाड़ी टू गाड़ी कॉस्ट करेगा, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ जाता है माउंटिंग से। तो कमिंग बैक टू टाटा कर्व, इसका ये नया इंजन वाइब्रेशन गाड़ी में नहीं आने देता है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस है या नहीं? हाँ भाई, एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस है, एप्पल कारप्ले वायरलेस है। ये अब छोड़ दो बातें, अब टाटा वाले निकल चुके हैं भाई फीचर सेट में आगे। एडास चला के देखना, हाँ, ये किसी का मैसेज आया था उसपे, एडास चला के देखना। देख लिया चला के, आगे चलते हैं। परफॉर्मेंस एंड माइलेज, अरे भाई एडास चला के देखना क्या होता है? कुछ पूछो उसके अंदर सवाल। ओके, तो मैंने इसका एडास चलाया था, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनिशियली डेज पे मुझे समझ में नहीं आया कि एडास काम कैसे कर रहा है, बिकॉज मेरे पास एडास वाली गाड़ी नहीं है। एंड जब मैंने पिछला हेक्टर का वीडियो किया था, उसमें मेरे को एडास चलाना लिटरली माइंड से स्किप ही कर गया था, बिकॉज एडास ना मेरे रेगुलर यूसेज में नहीं है। मेरी हैरियर तो बहुत बेसिक वाली है, तो उसमें एडास वगैरह नहीं है। इसका एडास जब मैंने चलाया तो ना, बीच में आइकन आ जाता है ग्रीन कलर का, आप क्लिप शायद अभी देख पा रहे होंगे। इसका सीन ये है कि इसका एडास अराउंड 55-60 के ऊपर जाके एक्टिवेट होता है। आई थिंक 60 पे एक्टिवेट होता है, और उसकी जो लोअर लिमिट है 55, यानी एक बार वो 60 पे एक्टिवेट हो गया ना, तो अब वो 55 तक एक्टिवेट रहेगा, और 55 पे आके वो से नीचे आके वो डीएक्टिवेट हो जाता है। दोबारा एक्टिवेट करने के लिए आपको 60 पे जाना पड़ेगा, एंड जब डीएक्टिवेट करोगे तो 55 से नीचे वो डीएक्टिवेट हो जाता है। एंड वंस जब वो एक्टिवेट हो जाए ना, तो ये करेक्शन करती रहती है गाड़ी अपने आप। तो मुझे इसके एडास से ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आया, सब कुछ मुझे चलाने में ठीक लगा। इसके अंदर LVDA नहीं है, यानी जब अगली गाड़ी चली गई आपकी, तो उसके हिसाब से ये गाड़ी की स्पीड इंक्रीज नहीं होती है, आई थिंक स्लो कर देता है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इसके अंदर है, लेकिन अभी मैंने इस चीज़ को टेस्ट नहीं किया है। पर्सनली आई फील है कि जितने भी फीचर्स है ना, एडास और ये ऑटोमेशन वगैरह, ये इंडिया के लिए नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि किसी गाड़ी में, अगर मेरी गाड़ी में नहीं है तो मैं सब चीज़ों को नेगेटिव बोल दूं। ये फीचर्स डेफिनेटली अच्छे हैं, राइट, मैं खराब नहीं कह रहा इनको, बट हमारा देश इन फीचर्स के लिए तैयार नहीं है। अब इस गाड़ी के अंदर क्या है ना, इसमें रेयर कोलिजन वार्निंग है। तो मैं गाड़ी जब चला रहा हूँ ना, तो बार बार मुझे, लाइक लिटरली, जब मैं भीड़ में हूँ ना, हर 10 सेकंड के बाद वो कोलिजन वार्निंग आ रही है। गाड़ी को लग रहा है अभी मैं बची, अभी मैं बची, तो पीछे से मतलब कोई ठोक देगा इसको आगे, ऐसा गाड़ी को महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। बाहर के देशों की आप वीडियो देखते हो, 3 लेन है तो वहां पर 3 ही गाड़ी है। हमारे देश में अगर 3 लेन है तो वहाँ 5 गाड़ी है, क्योंकि वो जो बीच की लाइन है उस पर भी गाड़ी चल सकती है ना। तो दैट इज द प्रॉब्लम विद अवर कंट्री। एंड जब तक हमारी कंट्री के रूल रेगुलेशन सही नहीं होते, एडास काम का नहीं है। एडास कब काम का होगा? या इंसान सुधर जाए, या सभी गाड़ियों में एडास आ जाए। जब सब गाड़ियों में एडास आ जाएगा ना, जैसे रिक्शे में एडास आ गया, जिसको आजकल लोग वायरस बोल रहे हैं, जिस दिन उस वायरस में एडास आ गया तो वो एकदम से ऐसे ऐसे कट नहीं मार पाएगा फिर, ठीक है? अब ये गाड़ी भी है, जब मैं इसको कट मारता हूँ तो ये वाइब्रेशन करके मुझे बोलती है कि लेन आपका चेंज हो रहा है। तो एडास है, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश भी करेगा एट टाइम्स, लेकिन अब सभी बंदे एडास वाली गाड़ियां नहीं चला रहे हैं ना, तो आप उनको नहीं रोक सकते कि आप मेरे भाई मेरे आगे एकदम से मत आ, मेरी गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक मार देती है, ठीक है? ये कुछ दिक्कतें हैं हमारे देश के अंदर, जिसकी वजह से मेरे को लगता है एडास के ऊपर इस समय पैसा मत खर्चो। अगर आपको बहुत फ्यूचर प्रूफ का सोच के लेना है एंड यू कैन इन्वेस्ट मनी, गो फॉर इट। पैसा खर्चना है ना, तो किसी ऐसे फीचर का खर्च लो। एक टाइम पर मैं ये बोलूंगा कि मतलब अगर दोनों में मुझे पिक करना पड़े ना, एडास और सनरूफ में, तो आई फील लाइक मैं सनरूफ पे पैसा लगा दूंगा, जबकि सनरूफ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बट ये कम से कम देख तो सकते हैं एडास का ना। एंड मैं तो इतना कहूंगा कि एडास मेरे लिए सनरूफ की तरह है। ये है नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो
पैसा अपना जो स्पेंड कर रहे हो ना, वो प्रैक्टिकलिटी के ऊपर स्पेंड करो। अगर आपको चाहिए गाड़ी में कन्वीनियंस, तो गो फॉर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन एडैस, राइट। मैं आपको कहूंगा, अगर मुझे पिक करना हो कि मेरे बजट के अंदर मैनुअल के ऊपर या तो ऑटोमेटिक आएगा या एडैस आएगा, तो मैं ऑटोमेटिक पे पैसा खर्चूंगा। ठीक है, ये आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया। एडैस इज नॉट फॉर इंडिया, इट वर्क्स। हमारा जो मेन सवाल था, चला के देखना, तो चला के देखा, काम करता है, सही चलता है। ओके, परफॉर्मेंस एंड माइलेज ऑफ हाइपरियन जीडीआई विद डीसीए। तो जो गाड़ी मेरे पास है ये मैनुअल है, तो मैं इसको एज सच डीसीए के पर्सपेक्टिव से तो आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन डीसीए मैंने ऑल्ट्रोज का चलाया था, एंड जब उसका चलाया था ना, तो उसकी पावर भी कम है। मान के चलते हैं कि अगर इस गाड़ी का टॉर्क और बीएचपी ज्यादा है, तो शायद उन्होंने डीसीए में कुछ बदलाव भी किया होगा ज्यादा पावर को कंट्रोल करने के लिए। सो ऑल्ट्रोज के अंदर, ऑल्ट्रोज जब मैंने की थी, जो नेचुरल एस्पायरेटेड डीसीए का मैंने रिव्यू किया था, उसका डीसीए ना उसके लैग को काफी कम कर देता है। लेकिन इनका जो डीसीए है टाटा का, वो थोड़ा सा रिलायबिलिटी की तरफ ट्यून है, तो वो बहुत आराम आराम से काम करता है। उस डीसीए का इकलौता बेनिफिट आपको सिर्फ ये होगा, आपको गियर शिफ्ट पता नहीं चलेंगे, दैट्स इट। अदर देन दैट, अगर आप सोच रहे हो कि आपकी लाइटनिंग फास्ट स्पीड बन जाएगी, आई डोंट थिंक टाटा के पास एज ऑफ नाउ फास्ट वाला ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन अवेलेबल है। बात करते हैं हाइपरियन जीडीआई इंजन की, जो मैंने चलाया। इस गाड़ी की परफॉर्मेंस आपको चलाकर ही पता चलेगी, इसको रिव्यूज में जज मत करो, इसको रियल लाइफ में चलाओ। गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लैग कहाँ पे गाड़ी करती है, जो इसका गियर है ना, वो थोड़ा सा मेरे को लगता है और रिफाइन होने की जरूरत है। तो अगर टाटा का कोई भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, इसको एज अ फीडबैक लिया जाए, बिकॉज ओवरऑल ना गाड़ी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। मतलब यहाँ पर हाथ रखो, आराम से चलाओ, गाड़ी बहुत फन है, गाड़ी बहुत प्रैक्टिकल है, गाड़ी मस्त है, मतलब बेसिकली लेने लायक गाड़ी है। लेकिन गियर बॉक्स मेरे को लगता है कि ये थोड़ा सा और रिफाइन होना चाहिए। क्यों? इसके साथ रह सकते हैं अंकल लोग, इसके साथ रह सकते हैं, लेकिन जो मेरी एज का बंदा है, हम इसको चूज कर रहे हैं एज अ लाइफस्टाइल व्हीकल, है ना। गाड़ी बाहर से देखने में सेक्सी है, गाड़ी अंदर से बैठ के आप देखो तो आपको लगता है कि लग्जरी आइटम है। एंड ऐसे बीच के अंदर अगर गियर का एक्सपीरियंस थोड़ा सा भी खराब हो जाए ना, तो वो मेरे को लगता है कि ना इस पूरे ही जो एक्सपीरियंस है ना, उसको हल्का सा ब्रेक कर देता है। तो अगर टाटा का कोई बंदा ये वीडियो को देख रहा है, फिक्स दिस गियर बॉक्स। गियर बॉक्स में मेरे को लगता नहीं कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन अब मैं इंजीनियर नहीं हूँ, तो मैं कुछ ऐसे बता भी नहीं सकता। बस ये थोड़ा सा है, जैसे मैं अपने बाकी वीडियोस में कहता हूँ ना, कि आंख बंद करके अगर आप किसी नई गाड़ी में बैठो, तो आपको पता चल जाता है अच्छे गियर बॉक्स के अंदर कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। फिफ्थ से मुझे सेकंड डालना है तो वो डल जाएगा, सेकंड से मुझे फोर्थ डालना है तो वो डल जाएगा, फोर्थ से मैं थर्ड पे जा रहा हूँ तो हो जाएगा, थर्ड से सिक्स पे जा रहा हूँ तो हो जाएगा। ये आप लिटरली किसी भी अच्छे गियर बॉक्स के अंदर आराम से कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट Hyundai या सुजुकी, इनके गियर बॉक्स बहुत शानदार है। होंडा के बहुत अच्छे हैं, Volkswagen भी ठीक है, लेकिन अभी भी मैं Hyundai और सुजुकी को ही ऊपर रखूंगा। तो इनके गियर बॉक्स कितने ज्यादा अच्छे हैं, राइट, उनमें ये सब चीजें हो जाती है। यहाँ पर भी हमें ये चीज चाहिए। हैरियर का गियर बॉक्स हैवी महसूस होता है, वो 2000 सीसी का डीजल इंजन है, वो मैं सह सकता हूँ। दिस इज अ लाइफस्टाइल लग्जरी व्हीकल, और आप पेट्रोल इंजन के साथ दे रहे हो, और आपका गियर बॉक्स आपको डीजल जैसा महसूस कराता है, ये नहीं होना चाहिए, राइट। दिस इज अ फीडबैक फॉर द कंपनी, प्लीज फिक्स इट। और अगर ये फिक्स हो जाएगा, मैं अभी बता रहा हूँ ऑन वीडियो, ये रहेगा मेरे यूट्यूब पे, अगर ये गियर बॉक्स फिक्स हो जाता है ना, तो इस गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो जाएगी। लिटरली ये गाड़ी पंची है, सिर्फ गियर बॉक्स इसको रोक के रखता है, दैट्स द थिंग। एंड दूसरी चीज, परफॉर्मेंस वाइज ना, इन्होंने हाइपरियन जीडीआई के अंदर ना एक वो ओवर बूस्ट का फीचर दिया है, जो आई थिंक थर्ड गियर पे काम करता है। तो जितने भी लोग टेस्ट ड्राइव गाड़ी की लेने जाएंगे, इस गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड पे लगा के थर्ड को पहले अराउंड वही 50 की स्पीड पे रख लेना, तीसरे गियर को, और फिर एकदम से पुश कर देना, पूरा पैडल दबा देना, आपको अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आएगी। तो वो चीजें काम करती हैं सारी, सिर्फ एक गियर बॉक्स है जो थोड़ा सा गड़बड़ करता है। अदर देन दैट, इंजन गाड़ी का काफी ज्यादा शानदार है। एंड एक बंदे ने पूछा पावर लैग कितना है इस गाड़ी के अंदर। पावर लैग लिटरली बता रहा हूँ, कोई खास नहीं है, सिर्फ जो गियर बॉक्स जो मैंने अभी आप सारा का सारा डिस्कस किया, ये क्वेश्चन में से मुझे मिक्स ही कर लेना चाहिए था, लेकिन चलो अब अलग से पूछा है किसी ने। तो पावर लैग थोड़ा सा महसूस आपको होगा सिर्फ गियर बॉक्स की वजह से। एंड अगर आप राइट गियर के अंदर हो, कौन से गियर आपकी स्पीड पे कौन सा गियर करना है, अगर आप वो मैनेज कर लेते हो, आपको पावर लैग महसूस नहीं होगा। गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इनफैक्ट पावर लैग की बात कर लेते हैं, इसमें 3 मोड आपको मिलते हैं, सिटी, इको, स्पोर्ट। इस गाड़ी की इको मोड में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। या तो इन्होंने ये बेचारे डिट्यून करना भूल गए, इन्होंने कहा स्पोर्ट्स मोड में फुल पावर दे दो, सिटी मोड में 80% दे दो, और शायद इको मोड में भी इन्होंने 80% ही दे दिया। फिर इट इज लाइक दैट। इको मोड, इसका इको मोड फील ही नहीं होता, वो इतना आपको पिकअप फटाफट देता है कंपेयर टू जैसे हैरियर का। अगर मैं BS6 की बात करूँ, मेरी तो BS4 है, BS6 के अंदर भी जब आप इको मोड लगाते हो तो हैरियर थोड़ा सा मरना शुरू हो जाती है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर ऐसा नहीं होता है। मतलब इसका इको मोड फील ही नहीं होगा आपको। माइलेज कितनी मिली मुझे, ओके, तो ओवरऑल जितना मैं तेल डलवा चुका हूँ और जितना सब कुछ मैं देख चुका हूँ, ओवरऑल मुझे 14 की एवरेज मिली है मिक्स यूसेज में। मेरी हाईवे पे भी चलती है गाड़ी और मेरी शहर पे भी चलती है। लेकिन मेरे पास ये गाड़ी आई थी
जम के चलाने के लिए, ठीक है। तो जब भी मैं उसको हाईवे पे लेके गया हूँ ना, और मेरे को ये भी है कि मैं हाइपरियन जीडीआई जो नया इंजन है उसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकालना चाहता था, तो उस वजह से इसको मैंने बहुत भगाया। तो ये हो सकता है उतना अच्छा मेरे को माइलेज नहीं दे पाई, बट मेरे को लगता है ओवर द टाइम जैसे जैसे इंजन सेटल हो जाता है नई गाड़ी का, अभी इसने 4000 किलोमीटर किया है तो इसकी सर्विस वगैरह भी होगी, सब कुछ होगा। मेरे को लगता है आपको मिक्स के अंदर 15-16 का एवरेज मिल जाएगा। मिक्स का 15-16 मतलब हो गया हाईवे के ऊपर मान के चलो 19, और शहर में मान के चलो 10-12। दिस इज व्हाट आई फील। आई कुड बी रॉन्ग, और हो सकता है मेरे नंबर्स रियलिटी से बहुत अलग हो, बट दिस इज व्हाट आई फील कि आपको अगर आप बहुत प्यार से चलाओगे शहर के अंदर तो ये आपको कोई 11-12-13 का एवरेज दे देगी। हाईवे के ऊपर आपको ये 18-19 का एवरेज दे देगी आराम से। मिक्स में मुझे 14 मिल रहा है, आपको 15-16 मिल जाएगा। एंड एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो मुझे बहुत लॉजिकल क्वेश्चन लगता है। उस बंदे ने सिर्फ इतना पूरा बोला कि बिकती क्यों नहीं है ये गाड़ी। ओके, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, गाड़ी में कोई कमी नहीं है। बिकती क्यों नहीं है, मल्टीपल रीजन है उसके। पहली चीज़ तो टाटा की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, ये सही जगह पर मार्केटिंग कर ही नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़ है कि टाटा की गाड़ियाँ ना हर बारी कंप्लीट पैकेज बनते बनते रह जाती है। अगर अगेन टाटा का कोई बंदा देख रहा है तो आई वांट यू गाइस टू फोकस कि हमारी गाड़ियां कंप्लीट रहे। डोंट बी लाइक कि हमने इतना दे दिया है अब उसकी जरूरत नहीं है। अगर इस गाड़ी के अंदर लेट सपोज, अभी हमने स्टार्टिंग का क्वेश्चन क्या किए थे, क्रेटा और ग्रैंड विटारा, राइट। अगर इस गाड़ी के अंदर प्लस हमने कर्व वर्सेस नेक्सॉन भी किया था, रियर सीट का स्पेस अच्छा होता तो एक बहुत बड़ा पॉइंट हमारे पास आता है इस समय, राइट। हमारे पास मीन्स कि इस गाड़ी के सेगमेंट में, आई एम नॉट अ टाटा सेल्स पर्सन गाइस। तो और उसको सेट करने के लिए जरूरत भी क्या है कि हल्का सा जो कुशनिंग है वो थोड़ी सी और नीचे हो जाए, दैट्स इट। इसमें भी आपको रिक्लाइन एंगल मिल जाते हैं बैक के ऊपर, तो आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने रिक्लाइन दे दिया है, बंदा आगे होके बैठ सकता है, पीछे होके बैठ सकता है, ठीक है। अगली सीटें बहुत अच्छी है, पिछली सीटों की भी कुशनिंग काफी ज्यादा शानदार वाली है। जब आप सब कुछ ठीक कर रहे हो तो एक आधी चीज छोड़ने का मतलब नहीं बनता। एज अ कंज्यूमर मैं तो हमेशा ज्यादा मांगूंगा ही आपसे कि भाई मुझे तो ये भी दे दो, मुझे तो ये भी दे दो, मुझे तो सनरूफ वाली और बड़ी कर दो। जो सनरूफ के फैंस है वो तो बोलेंगे और बड़ी कर दो। जब गाड़ी में सब कुछ है तो सिर्फ एक कप होल्डर हटा देने का क्या लॉजिक है, राइट। इतनी अच्छी गाड़ी है और कप होल्डर नहीं है आपके पास, क्यों? उसका अच्छा, होंडा सिटी के अंदर कप होल्डर था, वायरलेस चार्जर नहीं था, तो होंडा सिटी वालों ने क्या किया, कप होल्डर में ही एक एक्सेसरी बना दी वायरलेस चार्जर की। आप दोनों में से एक टाइम पे एक चीज को यूज कर सकते हो। जब बंदा अकेला है, किसी के साथ नहीं बैठा है, तो वो वायरलेस चार्जर आराम से यूज करे। जब गाड़ी में 2-3 लोग बैठे हैं तो वहां पे वो वायरलेस चार्जर हटा के कप होल्डर को यूज कर ले। एक ऑप्शन है उनके पास। आपके कप होल्डर है ग्लव बॉक्स के अंदर, थिंक अबाउट इट। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस बात पे, मैंने पहले भी ऐसे वीडियोस में बोली है ये बात, मैं फिर से बोलता हूँ कि कोई बंदा होगा टाटा मोटर्स में जिसने कहा होगा कि हाँ यार कप होल्डर को हम ग्लव बॉक्स में लगा देते हैं, और बाकियों ने कहा होगा हाँ सर सही आपकी बात हुई। तो मतलब ऐसे डिसीजंस मेरे को लगता है टाटा मोटर्स को अवॉइड करने चाहिए अगर वो अपनी गाड़ी को जो एक्सपीरियंस है ना, सी दिस कार इज अ वेरी मच कंप्लीट पैकेज। अगर मैं बात करूं इस सेगमेंट के अंदर, ठीक है, इस गाड़ी में सब कुछ है, सेफ्टी भी है, परफॉर्मेंस भी डिसेंट है, गाड़ी की अंदर जो ये जगह वगैरह है वो भी सब डिसेंट है, गाड़ी का कंफर्ट भी अच्छा है, गाड़ी की राइड क्वालिटी भी अच्छी है, गाड़ी के जो ओवरऑल लुक्स लुक्स तो चलो छोड़ ही दो ना, उसको मैं अच्छा नहीं बोलूंगा, वो तो आउटस्टैंडिंग है, क्लास लीडिंग लुक्स है गाड़ी के। जब गाड़ी में सब कुछ है तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना ये गाड़ी को मारती हैं, राइट। दूसरी चीज है बिकती क्यों नहीं है, बिकॉज अभी भी लोग टाटा की सर्विस से डरते हैं। तो अगेन टाटा को मैं यही बोलूंगा फोकस करे सर्विसिंग के ऊपर। एंड सर्विसिंग के ऊपर फोकस करने के लिए ना एक चीज जो मेरे को लगता है एज अ फीडबैक मैं बोलूंगा, अब टाटा कंपनी ना बहुत सारे वेरिएंट्स पे वेरिएंट्स निकालती जा रही है। जब वेरिएंट्स बहुत सारे होते हैं ना तो एक टाइम पर सर्विस वाला बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि इसके प्योर एस ऑप्शनल अल्ट्रा प्रो मैक्स वेरिएंट में कुछ और था, और स्मार्ट प्लस माइनस प्रो लाइट वेरिएंट में कुछ और था। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब अगर आपके पास नेक्सॉन गाड़ी के 60 वेरिएंट है तो आप मैकेनिक को कैसे समझाओगे कि इसके 60 के 60 में ये चीजें अलग अलग होंगी, राइट। चलो 60 का मतलब ये नहीं हो गया, लेकिन उसमें ना 10 तरह के आपको फीचर मतलब कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे जो मैकेनिक को समझने में अपने आप को दिक्कत आएगी। तो टाटा को चाहिए इन चीज़ों को थोड़ा सा किसी तरह से थोड़ा सा और कंट्रोल किया जाए। थोड़ा सा अपना इकोसिस्टम इन्होंने जो बना रखा है इट इज़ वेरी गुड, बट अब उसको थोड़ा सा ना वो ज़्यादा ही फैल गया है, थोड़ा सा उसको बटोरने का समय आ गया है, राइट। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए हो। कोई और अगर आपका सवाल है आप इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं जहां पर मैं रेगुलर आपको जवाब दे दिया करूंगा। सो मुलाकात करेंगे किसी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग शेयर सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय।